नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से राजाराम लक्का राजू हूँ। हम मॉड्यूल नंबर 2 लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं, जिसमें हम कोनिक सेक्शन पर ध्यान देंगे। हमारी मानक पाठ्यपुस्तकें हैं एन.डी. भट्ट और ओनवोब्लो द्वारा इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वर्क्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोनिक सेक्शन क्या है। आइए एक राइट सर्कुलर कोन लेते हैं। राइट सर्कुलर कोन, यदि हम एपेक्स से एक लाइन ड्रॉप करते हैं तो यह बेस के साथ परपेंडिकुलर लाइन होती है। इसे ड्रॉ करते हैं। इसलिए यदि मैं एक कोन लेता हूं तो सामान्यतः ड्राइंग प्रैक्टिस करते समय वस्तु के पीछे जो कुछ भी है जो पूर्णतः दिखाई नहीं देता है उसे हम डैश किए हुए लाइन द्वारा दिखाते हैं। तो यह इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। इस लाइन को यदि हम कोन के फ्रंटल व्यू से देखते हैं तो यह विजिबल है, और अगर वस्तु अपारदर्शी है तो शायद यह विजिबल नहीं है। यदि यह पारदर्शी है तो यह विजिबल हो सकती है। इस स्थिति में हम इसे डैश किए हुए लाइन से दिखाएंगे। इसलिए कोई भी अदृश्य चीज और वस्तु यहाँ है तो हम उसे डैश किए हुए लाइन से दिखा सकते हैं, और यह एपेक्स है। एपेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और सामान्यतः सेंटर लाइंस को हम डैश किए हुए डॉट कन्वेंशन से दिखाते हैं तो यह बेस के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, मतलब यह 90 डिग्री है। इस प्रकार के कोण को राइट सर्कुलर कोन्स कहते हैं। कुछ स्थितियों में कोण राइट सर्कुलर नहीं होते, मतलब चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। आपका कोण बेस शायद ऐसा हो सकता है। तो यह एक एपेक्स से नीचे सर्कल के सेंटर तक है। यदि हम इसे जोड़ते हैं तो शायद यह 90 डिग्री नहीं होगा, यह एंगल अल्फा बनाता है। इस प्रकार के कोण को राइट सर्कुलर कोन्स कहते हैं और इन्हें सामान्यतः कोण कहते हैं। चलिए एक प्लेन लेते हैं। यह ऐसा है कि जैसे चाकू कोन से होकर जा रहा है। हम कोन को शायद इस सेक्शन में कट कर सकते हैं। तो कोन को स्लाइस करने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसे बना सकते हैं। इसी प्रकार हम इस कोन को भी कट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्थान से किसी दूरी पर। इसका मतलब है इंक्लिनेशन एंगल अल्फा के साथ भी हम स्लाइस कट कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में यदि हम टॉप के भाग को हटाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के कर्व्स प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए समान कोण के लिए राइट सर्कुलर कोन, अगर हम कट सेक्शन करते हैं, सामान्यतः कट सेक्शन दिखाए जाते हैं। यदि हम स्लाइसिंग या ऐसा कुछ बना रहे हैं, हम उसे दर्शाते हैं लंबी डैश वाली मोटी लंबी और मोटी डैश वाली लाइन से, जो दर्शाती है कि शायद यहाँ सेक्शन हो सकता है। सामान्यतः यह समाप्त होता है, हम इसे एक्स एक्स मार्क से दर्शाते हैं, जिसका अर्थ है कि यह एक प्रकार का प्लेन है जिसे हम स्लाइस करने वाले हैं। सेक्शन कट करें और इस व्यू को दर्शाएं। इसलिए यदि हम व्यू को देख रहे हैं सीधे टॉप से, एक कोण बिना किसी कट सेक्शन के, शायद यह एक सर्कल की तरह लग सकता है। इस तरह का व्यू जो हम टॉप से देख रहे हैं, हम इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हम टॉप व्यू कहते हैं। हम इन व्यूज के बारे में बाद में देखेंगे, सेक्शन का भाग और यह पॉइंट टिप, हम इसे कुछ इस तरह से देखेंगे। इसे हम फ्रंट व्यू कहते हैं। हम फ्रंट साइड से इसे देख रहे हैं
और अगर हम टॉप से कोन को देखते हैं तो यह एक सर्कल की तरह लग सकता है। तो हम एक सेक्शन एक्स एक्स लेंगे, स्लाइस करेंगे, इस टॉप पोर्शन को निकाल देंगे। इसलिए यदि हम इस टॉप पोर्शन को हटाते हैं, मान लीजिए इस भाग को हमने हटा दिया है सेक्शन एक्स एक्स से, और शेष भाग को रखा है, तो अगर फिर से हम टॉप व्यू से इस कोन को देखते हैं, यह भाग हमें यह सर्कल जैसा दिखता है। तो कट सेक्शन को हम आमतौर पर हैश लाइन से दिखाते हैं, और यह कट सेक्शन नहीं है बल्कि इसमें मटेरियल है, इसलिए फिर से हमें एक बड़ा सर्कल दिखेगा। इसलिए हम इस संपूर्ण सर्कुलर बेस 1 सर्कल को देख सकते हैं, और कट सेक्शन के भाग को हटा दिया है तो हैश रेखाओं के माध्यम से हम इसे सर्कल के रूप में देखते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन के लिए कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर हम स्लाइस करते हैं तो हमें यह इस सर्कल की तरह दिखेगा। यह सर्कल है। तो आइए इंक्लाइंड सेक्शन को देखते हैं। फिर से राइट सर्कुलर कोन के लिए हम लेंगे और एक कट सेक्शन, यह है सेंटर लाइन, यह त्रिज्या है। इसे हम कहेंगे हमारा कन्वेंशन है। ड्राइंग में हम दिखाते हैं इस वस्तु के बाहरी दिशा में है, इसे एच कहेंगे, और यह है त्रिज्या या व्यास। हम कुछ त्रिज्या दिखा सकते हैं। अब यदि हम इंक्लाइंड सेक्शन लेते हैं जो एंगल अल्फा बनाता है, तो इस टॉप पोर्शन को हटा दें, इसे हटा दें और इस भाग को विजुअलाइज करें। तो यह बॉटम पोर्शन टॉप व्यू में सर्कल जैसा लगता है। तो यह सर्कल इन लाइंस से घिरा होगा, और यह पॉइंट वहां और यह पॉइंट वहां से मिलता है। यह एक टॉप साइड है, यह बॉटम साइड है। तो अगर हम इसे देखते हैं तो हमें एक सर्कल दिखेगा कुछ इस तरह से, इस प्रकार से। यह अंडाकार सर्कल है जिसे हम आमतौर पर दीर्घवृत्त कहते हैं, जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं। तो कोई भी इंक्लाइंड सेक्शन, परंतु यह दोनों साइड से कट होना चाहिए, इसे पॉइंट ए और पॉइंट बी कहेंगे। ये कोन के दोनों साइड में हैं। यदि यह कट करता है स्लांट तरह से तो यह एक तिरछा है। यह पूरी परिधि के चारों ओर एक तिरछा है, तो स्लांट के दोनों ओर यदि यह इंटरसेक्ट करेगा यहाँ और यहाँ, तो अगर हम टॉप पोर्शन को हटाते हैं तो बचा हुआ पोर्शन हमें दीर्घवृत्त की तरह दिखेगा। तो आइए हम देखते हैं दूसरे इंक्लाइंड सेक्शन को इसी राइट सर्कुलर कोन के लिए। अब इस स्थिति में एक स्लांट के पैरेलल यह स्लांट एज है। इस स्लांट को पैरेलल अगर हम कट सेक्शन बनाते हैं तो हमें इसके पैरेलल चलना होगा, और शायद कट सेक्शन बनाना होगा। तो यह लाइन अगर पैरेलल है जिसे प्रोजेक्ट किया गया है सर्कल में, यह भाग हमें पैराबोला के रूप में दिखता है। तो हम इस भाग को हटा रहे हैं तो यहाँ तक का पोर्शन हमें पैराबोला जैसा दिखाई देगा।
इस तरह हम पैराबोला बना सकते हैं। इसलिए यदि हमारा निर्देशांक सिस्टम इंक्लाइंड प्लेन पर है, जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नॉर्मल दिशा में है, इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को फ्लिप करें तो हमें इस प्रकार कुछ दिखेगा। ऐसा पैराबोला दिखेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यह इस पर निर्भर करता है कि इसे कहाँ बदला जा रहा है। यदि हम इसके चारों ओर केंद्र को देख रहे हैं, यदि यह निर्देशांक एक्सिस का ओरिजिन है तो हमारा पैराबोला इस पॉइंट से होकर गुजरता है। अगर ओरिजिन कहीं पर स्थित है तो हम इस पैराबोला को ऐसे देखेंगे। पहली बात जो हमें याद रखनी है वह है, अगर हम स्लांट से हैं, पैरेलल डायरेक्शन में जाते हैं, तो कट सेक्शन करें, टॉप पोर्शन हटा दें। एक्स और वाई निर्देशांक एक्सिस पर हम इस को पैराबोला के रूप में देख सकते हैं। यदि हम अन्य इंक्लाइंड सेक्शन चुनते हैं तो हम हाइपरबोलिक कर्व देख सकते हैं। इसलिए स्लाइस एंगल और स्थान के आधार से हमें भिन्न कोनिक कर्व्स प्राप्त होते हैं। इसके पीछे ये कारण है, इन्हें कोन से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसलिए हम इन्हें कोनिक कर्व्स कहते हैं। सेक्शन कोन स्लाइस करने के बाद बनते हैं, इसलिए इस प्रकार के सेक्शंस को कोनिक सेक्शन कहते हैं और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ये बहुत मजबूत कर्व्स हैं। उदाहरण के लिए चलिए देखते हैं ऑटोमोबाइल्स के किसी भी मशीन गियर या यांत्रिक गियर्स को मान लें, साइकिल मोटर वाहनों के, यहां तक कि पुली शाफ्ट भी सर्कल काफी सामान्य फीचर्स हैं। तो इसे हॉरिजॉन्टल रूप से राइट सर्कुलर कोन में स्लाइस करके हमें सर्कल प्राप्त होगा। प्लेनेटरी गियर्स और ऑफ सेंटर प्रकार के ट्रांसमिशन सिस्टम में दीर्घवृत्त बहुत सामान्य बात है। तो यहां हम उस प्लेनेटरी गियर को देखेंगे। तो यहां यदि इस सर्कुलर गियर द्वारा ड्राइविंग गति की जाती है, यदि यह केंद्रित है तो हम इस पावर को इस गियर में तथा इस गियर में और अंत में इस प्लेनेटरी गियर के अरेंजमेंट द्वारा भी स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यह प्लेनेटरी गियर कभी यहां आता है, कभी ऊपर चला जाता है, मेजर माइनर एक्सिस द्वारा, और आवश्यक स्थानों पर पावर ले जाता है। इस तरह से हम सर्कुलर एलिप्टिकल प्रकार के गियर द्वारा पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और किसी भी वस्तु को डिज़ाइन करने के लिए या इसे प्रोडक्शन लाइन पर भेजने के लिए कंस्ट्रक्टिंग गियर्स में दीर्घवृत्त का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रयोजन के लिए हम सीख रहे हैं कि दीर्घवृत्त या सर्कल को कैसे बनाते हैं। गणितीय रूप से भी हम इसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और कांस्टेंट नंबर या 1 के जरिए दिखा सकते हैं। इस प्रकार जियोमेट्रिक रूप से हम बना सकते हैं, परंतु जब मशीनिंग तथा अन्य चीजें होती हैं तो यांत्रिक टूल्स को मेटल के स्थान पर इस दीर्घवृत्त को कंस्ट्रक्ट करना होगा। इसलिए वहां हम सीधे इस पेन पेपर से काम नहीं करते हैं। यांत्रिक व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि अंत में यह एक दीर्घवृत्त बनाए। उदाहरण के लिए यदि हम मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिनी ड्राफ्टर का एक भाग स्थिर होता है, और जब आप इस स्केल को कसते हैं तो आप इस यांत्रिक ड्राफ्टर को मूव करते हैं तो यह हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाता है। तो इस उद्देश्य के लिए हम इस तरह की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं 4 बार मैकेनिज्म का। तो आपका यांत्रिक उपकरण, हालांकि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, परंतु बार के लिंकेज इस प्रकार मूव होते हैं कि यह हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस कंस्ट्रक्ट करता है। इसी प्रकार जब आप इन टूल्स की मशीनिंग करते हैं तो अगर किसी को इस प्रकार के दीर्घवृत्त की आवश्यकता होती है तो इन दीर्घवृत्त और सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मानक प्रोटोकॉल होना चाहिए, और इस कोनिक सेक्शन के लिए हम यही सीखेंगे। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं, जैसे डोम बनाना। यहाँ चित्र कंस्ट्रक्शन दिया है। इसके टॉप पर यह सर्कल हो सकता है या दीर्घवृत्तीय कर्व हो सकता है। तो अगर हम इसे देखते हैं, सतह के बाहरी हिस्से में यह दीर्घवृत्त बना सकता है। यह दीर्घवृत्त क्यों है? क्योंकि यहाँ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ भिन्न है। इसी कारण से यह दीर्घवृत्त बनाता है। अगर दंत चिकित्सक को इन दांतों के कृत्रिम इम्प्लांट्स बनाना है
और ऐसा ही कुछ करना है तो सबसे पहले उसे डिज़ाइन बनाना होगा। इन दांतों की लोकेशन आखिर कहाँ है, टूथ लोकेशन कहाँ होनी चाहिए और इन दांतों को किस प्रकार अरेंज करना है। इस प्रयोजन के लिए इंसानों का मुंह विभिन्न मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पर दीर्घवृत्ताकार फॉर्मेट में होता है, इसलिए दीर्घवृत्त के मामले में यहाँ दीर्घवृत्त को इस डैश वाली लाइन के द्वारा दिखाया गया है। मेजर एक्सिस यह है सबसे लंबा और माइनर एक्सिस सबसे छोटा है। तो विभिन्न स्थानों पर मेजर एक्सिस के नॉर्मल दिशा में दांत अरेंज किए जाएंगे, इसलिए दंत चिकित्सक को पहले किसी भी सॉफ्टवेयर या ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट करना होगा। दांत कहाँ है और इसे कहाँ होना चाहिए यह तय करना होगा, तो उस प्रयोजन के लिए पहले दीर्घवृत्त कंस्ट्रक्ट करना होगा। यह अनोखा मामला है। इसी प्रकार सर्विलांस में, जैसे कि कैम्स, सीसीटीवी कैम्स, स्पाई कैम्स में प्रकाश किरणें शायद वस्तु से होती हैं, परावर्तित किरणें अंत में एक बिंदु या दो बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। तो ये सभी प्रकाश किरणें आती हैं, सतह से टकराती हैं, आंतरिक परावर्तन होता है, अंततः ये एक या दो पॉइंट्स पर केंद्रित होती हैं। इस लाइन पर अगर हम इसे देखते हैं, शायद यह कर्व दीर्घवृत्त बनाता सकता है। तो यहाँ हमेशा दो फोकाई सेंटर होते हैं, एफ और एफ प्राइम। ये सभी किरण आंतरिक रूप से परावर्तित होकर अंत में इन बिंदुओं पर परावर्तित होती हैं। या यदि हमारे पास दो स्थानों पर प्रकाश स्रोत हैं, वे रेडियल डायरेक्शन में उत्सर्जित होंगे, परंतु ये सभी आंतरिक रूप से परावर्तित होकर अंत में एफ तथा एफ प्राइम पॉइंट पर फोकस करेंगे। सर्विलांस कैमरों के लिए भी हमें इस दीर्घवृत्तीय प्रकार के सेक्शन की आवश्यकता होती है। अब हम प्रथम संकेत प्रसंस्करण को देखें। संकेत प्रसंस्करण के लिए या तो ये उपग्रह भेज रहे हैं या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल वेव निरंतर आ रही हैं। वे पैरेलल बीम हो सकती हैं जो टकराती हैं इस पैराबोलिक प्रकार की डिश एंटीना के मिरर से और अंततः रिफ्लक्स में जाती है और एक पॉइंट पर अभिसरित होती हैं। इससे सिग्नल मजबूत होता है। यहाँ से आप इसे डेटा एनालिसिस या टीवी के लिए जमा करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हम देखेंगे अपना टिपिकल डिश एंटीना। इस कम्युनिकेशन के लिए ये सभी पॉइंट एक पॉइंट पर केंद्रित होंगे। तो उपग्रहों से आने वाली पैरेलल बीम्स वे परावर्तित होकर इस पैराबोलिक मिरर रिफ्लक्स को टच करेंगी विभिन्न स्थानों पर। यहाँ से अंत में पॉइंट फोकल फोकस अथवा फोकाई पॉइंट पर अभिसरित होंगी और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, पैराबोला का वॉर्टेक्स। और अभिसारित होने के बाद इसके एम्प्लीफायर्स मॉड्यूलेट करते हैं और फिर संकेत प्रसंस्करण के लिए भेजते हैं। तो हमारे पैराबोला मुख्य रूप से इस तरह के संकेत प्रसंस्करण अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी हैं। इसी प्रकार यदि यह सस्पेंशन ब्रिज है तो यह नदी इस दिशा में बह रही है और इसके ऊपर पुल है। आमतौर पर सस्पेंशन ब्रिज में केबल्स द्वारा लोड को वितरित किया जाना चाहिए। तो यहाँ मास या पिलर्स होंगे और कैंटिलीवर प्रकार का सस्पेंशन ब्रिज होगा और ये रस्सियों द्वारा जुड़े होंगे। संपूर्ण भार इन तारों पर वितरित कर दिया जाएगा और आमतौर पर ये तार पैराबोलिक प्रकार के पथ में होंगे। तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए भी इन पैराबोला कर्व्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और यह निर्धारित करना होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस रस्सी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जब तक हम पैराबोला कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तब तक हम यह नहीं जान सकते कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितनी लेंथ चाहिए। इसी प्रकार आर्किटेक्चर में भी ये पैराबोला सुंदर आकर्षक सौंदर्यप्रद पहलू प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ इन डोम्स के लिए हम इस तरह के पैराबोलिक कंस्ट्रक्शंस देखते हैं। ये पैराबोला कभी कभी वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो सकते हैं। हो सकता है कि यह y बराबर 2x स्क्वायर प्रकार का पैराबोला न हो, x बराबर 2y स्क्वायर प्रकार का हो, लेकिन ऑफ सेंटर्ड और झुका हुआ पैराबोला भी हमने देखा है।
इसी प्रकार एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए इन दिनों हरित ऊर्जा लोगों का आगे का उद्देश्य है। हमें इस सौर ऊर्जा को एकत्र करना है, पैनलों को गर्म करके अथवा दाब विद्युत प्रकार के पदार्थों के जरिए अभिसरित करना है। शायद सॉलिड स्टेट के उपकरणों के माध्यम से इस फोटोनिक एनर्जी को परिवर्तित कर अंततः संचरित किया जाएगा, या शायद सौर ऊष्मा का उपयोग किया जाएगा। आप इस सौर बीम्स को एकत्रित करते हैं, एक पॉइंट पर फोकस करते हैं जिसके जरिए पानी का बहाव होगा ताकि इसका तापमान बढ़े और अंत में सौर ऊष्मन के जरिए पानी गर्म हो जाए। इस प्रयोजन के लिए लोग पैराबोलिक प्रकार के मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार निर्दिष्ट अनुप्रयोग को लक्षित करने के लिए उदाहरण के लिए एक हेलीकॉप्टर है जो बमबारी कर रहा है। यह सामान्यतः पैराबोलिक फॉर्मेट में जाता है। ये बम गिरा सकता है या आपदाओं में बाढ़ वाले क्षेत्रों को खाद्य उत्पाद उपलब्ध करा सकता है। यदि यह हेलीकॉप्टर एक समान वेलोसिटी से चल रहा हो तो जब वह पैकेट फेंकता है तो वह पैराबोलिक फॉर्मेट में नीचे आता है और अंत में ओरिजिन तक पहुंचता है। कूलिंग टावर्स और ड्राफ्ट टावर्स के लिए हाइपरबोला का विशेष अनुप्रयोग होता है। थर्मल प्लांट के नज़दीक टरबाइन के ब्लेड्स को चलाने वाली इस भाप को कंडेंस्ड किया जाना चाहिए। इस भाप को कंडेंस या ठंडा करने के लिए हमारे पास होंगे चिलिंग टावर्स और चिलिंग पॉन्ड्स, और हाइपरबोलिक प्रकार के टावर्स से गर्म पानी ड्रिप किया जाएगा। गर्म पानी नीचे आता है और शीतलक या वायु ऊपर तक जाता है, तो इस उद्देश्य के लिए ड्राफ्ट ट्यूब कंस्ट्रक्ट की जाएगी। आमतौर पर हाइपरबोला बहुत ही उपयोगी होते हैं, तो यह एक प्रकार का कूलिंग टावर है जिसका उपयोग थर्मल प्लांट के लिए किया जाता है तथा कर्व का बाहरी भाग हाइपरबोला को दर्शाता है, तो यह भी हाइपरबोला है। यह भी हाइपरबोला है। मध्यम लाइन को आमतौर पर हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। इसी प्रकार टेलीस्कोपिक अनुप्रयोगों तथा योजना को समझना, पैराबोलिक मिरर्स और हाइपरबोलिक मिरर्स के संयोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक टेलीस्कोप है जिसमें एक साइड में पैराबोला होगा, तो ये सभी किरणें आकर एक पॉइंट पर इस फोकस को हिट करती हैं और उस पॉइंट से हाइपरबोलिक मिरर का उपयोग किया जाता है। इसे फिर से किसी अन्य पॉइंट पर फोकस किया जाएगा ताकि इसकी एम्प्लीफाइड या बड़ी इमेज बनाई जा सके। तो कभी कभी इन पैराबोला हाइपरबोला के संयोजन का उपयोग भी होता है। यहाँ तक कि चिप्स जैसे उत्पादों के लिए भी विशेष रूप से ब्रांड नाम जिसे आप ब्रिंजल्स कहते हैं, उस कर्व का आकार आमतौर पर हाइपरबोलिक कर्व होता है। यदि हम मैथमेटिकल स्तर पर सारांश करते हैं तो सर्कल का एक फंक्शनल फॉर्म होता है जो केंद्र कहाँ स्थित है इस पर आधारित होता है। यदि यह एच और के स्थान पर स्थित है तो उदाहरण के लिए यह निर्देशांक एक्सिस है, कहीं पर एक्स और एच निर्देशांक हैं। यदि सर्कल ड्रॉ करना है तो यह एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू सर्कल की त्रिज्या है। स्टैंडर्ड कन्वेंशन हम व्यास दिखाते हैं, त्रिज्या आर है। यह एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को संतुष्ट करता है। यदि यह एक पैराबोला है, अगर यह वर्टिकल डायरेक्शन में है तो यह वाई माइनस के इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर को संतुष्ट करता है। तो टिपिकल फॉर्मेट में अगर यह इसके ओरिजिन पर केंद्रित है, इस पॉइंट से पैराबोला गुजर रहा है, यह एक्स निर्देशांक है। यदि यह वाई निर्देशांक है तो यह संतुष्ट करता है कि इक्वल टू 0 एच इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 यह पॉइंट, तो यह इस ओरिजिन से पास होता है और यह इक्वेशन है वाई होगा कुछ एक्स स्क्वायर। कभी कभी ऐसे पैराबोला होते हैं जो ऐसे होते हैं।
y होगा कुछ x पावर हाफ या x होगा कुछ y स्क्वायर। इस तरह के पैराबोला के लिए हम इस्तेमाल करते हैं x माइनस एच इक्वल टू ए इंटू वाई माइनस के स्क्वायर। तीसरा है दीर्घवृत्त। मैथमेटिकल परिभाषा, यह संतुष्ट करता है x माइनस एच होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर हम एक दीर्घवृत्त लेते हैं तो यह मेजर एक्सिस है, यह माइनर एक्सिस है, जिसकी 2a त्रिज्या 2b त्रिज्या है। जो समीकरण संतुष्ट होता है वह है x माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसकी दो चार साइड्स होती हैं यहाँ और वहाँ। चौथा है हाइपरबोला। जो संतुष्ट करता है x माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम इस हाइपरबोला दीर्घवृत्त का टिपिकल कंस्ट्रक्शन बाद में देखेंगे। हाइपरबोला की हमेशा दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। हम अगले क्लास में फोकल पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का संबंध तथा इस फोकल पॉइंट से वक्र के किसी भी पॉइंट तक की दूरी को समझेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।